दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्त वंश को। पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखो वंश टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। और वंश जो टॉपिक थे प्राचीन काल के भारत के इतिहास चैप्टर में दो बड़े धर्म पढ़े थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उन्हीं बौद्ध धर्म जैन धर्मों में ही लिखा है कि भारत में दो अखंड भारतीय वंश का स्थापना होगी। तो दो अखंड भारतीय जो वंश बने, एक मौर्य वंश है, दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे गुप्त वंश। मौर्य वंश को हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर लिया था, कंप्लीट हो गए थे टॉपिक को। आज नया टॉपिक है दोस्तों गुप्त वंश का। गुप्त वंश दोस्तों, हमने मौर्य वंश को दो वीडियो में कंप्लीट किया है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। आज टॉपिक है गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है, देखो दोस्तों, मौर्य वंश जो कल हमने कंप्लीट किया था उसमें 3-4 जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा था। पहले जो राजा आए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार राजा बने, उसके बाद अशोक सम्राट राजा बने। अशोक के बाद ये वंश जो था उसमें कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। लास्ट में एक राजा बनते हैं वृद्धर्थ, और वृद्धर्थ जब राजा बनते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यभूति शुंग के द्वारा। तो एक छोटा सा एक वंश स्टार्ट हुआ, शुंग वंश। उसके बाद छोटे छोटे वंश स्टार्ट होते हैं। गोपाल वंश, गोपाल के द्वारा सेन वंश, सामंत सेन के द्वारा स्थापना की जाती है। और दंती दुर्ग स्थान था, राष्ट्र दुर्ग की स्थापना हुई थी। तो ये कई छोटे छोटे वंश स्थापित हुए। उन वंशों पर या राजवंशों पर छोटी छोटी हूण जातियां, शक जातियां, मध्य एशिया की जातियां आक्रमण करती है, ईरानी जाति आक्रमण करती है। इस टॉपिक हमने विदेश के आक्रमण का टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक जब पूरे भारत में मौर्य वंश समाप्त, जो अखंड भारत पर मौर्य वंश स्थापित था, जो मौर्य वंश समाप्त हुआ तो उस समय एक नया वंश, उसमें एक छोटे छोटे राजवंश स्थापित हो गए। उन राजवंशों को समाप्त करके एक नया वंश स्थापित हुआ। उस वंश का नाम है दोस्तों गुप्त वंश। जो वर्तमान का जो बिहार उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, पाटलिपुत्र जो स्थान था, या प्रयाग उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर यह गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। और धीरे धीरे जो गुप्त वंश है पूरे भारत में एक अखंड भारत का निर्माण कर देगा। स्टार्ट करते हैं अपन गुप्त वंश को। जब मौर्य वंश समाप्त हुआ था तो उस समय कुछ जातियां आती है जो भारत पर अधिकार करती है। मध्य एशिया की जाति थी, जैसे एक जाति थी कुषाण जाति, शक जाति। तो ये आक्रमण करती है और ये जो है अपने यहाँ पर लोगों को सामंत नियुक्त कर देती है। उन्हीं सामंतों ने यहाँ पर अपना अधिकार किया। तो टॉपिक है दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, गुप्त वंश ये हेडिंग है अपना, और स्टार्ट कर रहे हैं अपन गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, ये गुप्त वंश कहाँ से कब तक रहा था, तो 240 BC में, 240 BC से स्टार्ट होता है। ईस्वी दोस्तों, 240 ईस्वी से स्टार्ट हुआ ये, 240 ईस्वी से। और ये फिर लास्ट जो है 350 ईस्वी तक, 350 ईस्वी तक दोस्तों ये कंप्लीट होगा। 240 ईस्वी से 350 ईस्वी तक चला था ये गुप्त वंश। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा शासन रहा है और पूरे भारत पर लगभग इनका अधिकार हो गया था। गुप्त वंश जो है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? पहला पॉइंट है संस्थापक। संस्थापक करने वाले हैं दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त संस्थापक है दोस्तों श्रीगुप्त। तो पहले राजा कौन आए अपने सामने? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में, 240 ईस्वी में, श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी स्थान है दोस्तों। तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी स्थान पर, प्रयाग के निकट कौशाम्बी स्थान पर गुप्त वंश की नींव रखी गई। तो संस्थापक कौन हो गए? श्रीगुप्त हो गए। कहाँ पर इन्होंने स्थापना की? कौशाम्बी में। और हमने जब महाजनपद टॉपिक पढ़ा था उसमें भी कौशाम्बी आया था। तो इस कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी, वत्स की राजधानी होती थी श्रीगुप्त। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। लेकिन ये जो थे कुषाणों के सामंत होते थे, कि धारण की। ये कुषाणों के सामंत थे दोस्तों। श्रीगुप्त जो थे कुषाण जाति के क्या थे? सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे।
इनके बाद इनका पुत्र राजा बना, तो दूसरा जो राजा बनेगा श्रीगुप्त के बाद उसका नाम है दोस्तों घटोत्कच। दूसरे राजा का नाम है दोस्तों घटोत्कच। घटोत्कच, घटोत्कच। पहले राजा कौन थे? श्रीगुप्त। दूसरे राजा क्या नाम आया? घटोत्कच। ये भी महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। महाराजा की उपाधि धारण की इन्होंने भी, अपने पिता के समान ही इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की, और इनके पिता के समान ही ये भी कुषाणों के ही सामंत थे। ये भी दोस्तों कुषाणों के सामंत होते थे। ये कुषाणों के सामंत थे। तो दोनों किनके सामंत हैं? कुषाण जाति के सामंत। संस्थापक पूछेगा श्रीगुप्त किसके सामंत है? कुषाणों के सामंत है। कहाँ पर स्थापना की? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में स्थापना की। अब कई जो बुक्स हैं उसमें 275 BC भी लिख रखा है। यहाँ हमने कहा है 240 ईस्वी में, सॉरी 275 ईस्वी भी आता है कई बार बुक्स में, लेकिन जो श्योर जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा पेपर में या पूछे जाता है 240 ईस्वी, लेकिन कई बुक्स में दोस्तों 275 ईस्वी भी दिया हुआ है। तो दोनों देखिएगा पेपर में क्या मिलता है। 240 या 275 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी स्थान पर श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की नींव रखी गई। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, लेकिन ये कुषाणों के सामंत होते थे। इनके पुत्र घटोत्कच अगले राजा बने। ये भी महाराजा की उपाधि धारण करते हैं और ये भी कुषाणों के सामंत थे। स्वतंत्र जो शासक बना, स्वतंत्र जो शासक बने उनका नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट। वो हमने मौर्य पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर आ रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। फर्स्ट है तो जाहिर सी बात है इसके बाद दूसरा फिर से बनेगा, उसका नाम आएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है दोस्तों ये राजा बने और इन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। ये सिर्फ संस्थापक थे और अब आ रहा है वास्तविक संस्थापक। ये गुप्त वंश के कैसे संस्थापक है? तो वास्तविक संस्थापक। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक थे, यानी कि पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे इन्होंने तो कुषाणों की सामंती के यहाँ पर काम किया था, और ये जो है कुषाणों को पराजित कर देंगे। तो ये कुषाणों को पराजित करके इन्होंने कुषाणों को पराजित किया। इन्होंने कुषाणों को पराजित किया, कुषाणों को पराजित किया और स्वतंत्र शासक घोषित किया, और स्वतंत्र शासक घोषित किया। अपने आप को इन्होंने दोस्तों स्वतंत्र शासक घोषित किया कि हम जो है वो स्वतंत्र शासक बनेंगे आगे से। अब हम किसी भी जाति के क्या नहीं रहे, सामंत नहीं होंगे। शासक घोषित किया, स्वतंत्र शासक बने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन्हें। तीसरा पॉइंट है, ये महाराजा की उपाधि धारण करते थे, तो इन्होंने ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। उपाधि धारण करते हैं। और उन्होंने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की, जबकि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किन्होंने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। एक दो पॉइंट और है, इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। तो दोस्तों एक कैलेंडर होता है उसको अपन संवत बोलते हैं, तो कौन सा संवत चलवाया? गुप्त संवत चलवाया। और पांचवा पॉइंट है, लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। तो इनकी शादी किससे होती है? लिच्छवी की राजकुमारी थी, कुमार देवी से इनकी दोस्तों क्या हुई? शादी हुई, चंद्रगुप्त फर्स्ट की। ये आपको 4-5 बातें याद रखनी है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। दोबारा से रिकॉल करते हैं। जब पूरा मौर्य वंश समाप्त हो गया, उसके बाद छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हुए। उनके राजवंशों के उत्पर जो है कुषाण जाति, जैसे हमने पढ़ रहे हैं कुषाणों के सामंत थे ये लोग, तो कुषाण जाति, हूण जाति भी आगे आएगी, शक जाति जो है ये आक्रमण करती है। यूनानी आए थे, ईरानी आए थे, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, बार बार यहाँ पर
लूटमार मचाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुषाण जो था उनका अधिकार हो गया। उन्हीं कुषाणों के सामंत बनकर के श्रीगुप्त राजा बने, फिर घटोत्कच राजा बने। ये दोनों महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। तीसरे राजा बने चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने कुषाणों को पराजित करके स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया। इसके अलावा वास्तविक संस्थापक बने, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, गुप्त संवत चलवाया और लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से इन्होंने दोस्तों शादी की। तो ये 5 पॉइंट आते हैं आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इसका बेटा राजा बने, उनका जो नाम है वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 3 राजा हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों। चौथे जो राजा है उनका नाम आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो है ये इन्हें वी.ए. स्मिथ इतिहासकार है, विंसेंट ए स्मिथ इतिहासकार ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनके पिता थे? इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। इनके पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उनकी माता उनकी पत्नी थी, उनका नाम कुमार देवी था। तो ये कुमार देवी के पुत्र थे। तो एक बार पिता का नाम, पिता है इनके चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट इनके पिता है। माता है कुमार देवी। कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त जो है ये लिच्छवी के दोहित्र कहलाते हैं। लिच्छवी के दोहित्र कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी के दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी। भारत का नेपोलियन इनको वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने जो थे समुद्रगुप्त ने युद्ध किए, इन्होंने युद्ध किए, उन युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की। तो आर्यवर्त जो थे, ये आर्यवर्त थे, इनको इन्होंने जीता। फिर दूसरा है आर्टविक राज्यों को जीता और फिर इन्होंने दक्षिणावर्त राज्यों को जीता। आर्यवर्त, आर्टविक और दक्षिणावर्त राज्यों को इन्होंने जीता है और जीतने के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यवर्त राज्यों की संख्या दोस्तों 9 होती थी, 9 राज्यों को जीता। आर्टविक राज्यों की संख्या 8 थी, 8 को जीता और दक्षिणावर्त राज्यों की संख्या 12 थी। इस प्रकार से इन्होंने 9, 8, 12 आर्यवर्त, आर्टविक और दक्षिणावर्त इन राज्यों को जीता। जीतने के बाद यहाँ से इन्हें जो था अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों? सोने की प्राप्ति हुई। और स्वर्ण और सोने की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्होंने सोने की प्राप्ति के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। क्या किया है दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ करने वाले गुप्त वंश के एकमात्र राजा कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त है अश्वमेध यज्ञ करने वाले एकमात्र राजा गुप्त वंश के कौन से दोस्तों? समुद्रगुप्त। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विभिन्न राज्यों के प्रति जो है इनको जीता था और इन्होंने नीतियों को अपनाया था। जैसे हम बात करें, इन्होंने कई मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, कभी धर्म परिचायक की नीति अपनाई। तो मोक्ष अनुग्रह का अर्थ ये था कि उन राज्यों को जीता, उनको समाप्त कर दिया, खुद का इन्हें सामंत वगैरह बनाना। तो इनको जीत करके इन्हें क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों? सोना प्राप्त हुआ, स्वर्ण प्राप्त हुआ। स्वर्ण प्राप्ति के बाद इन्होंने कौन सा यज्ञ किया है? अश्वमेध यज्ञ किया। और जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, उस अश्वमेध यज्ञ से इनका जो राज्य था वो ज्यादा बढ़ता गया और पूर्णतः अखंड भारत पर इनका अधिकार हुआ। ये जो राज्य थे, उत्तरापथ वाले, मध्यवर्ती वाले और दक्षिणावर्त वाले जो राज्य हैं, इन सब पर समुद्रगुप्त के समय अधिकार हो गया। इसलिए वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का क्या कहा? नेपोलियन कहा है। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त जो है, इन समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन नामक कवि रहते थे। तो हरिशेन नामक
कवि रहते थे। कई बार पेपर में आया है इनका नाम। हरिशेन कवि किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन कवि रहते थे। इन हरिशेन के द्वारा क्या लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है दोस्तों। हरिशेन के द्वारा क्या लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। जिस प्रयाग प्रशस्ति को, फिर इस प्रयाग प्रशस्ति में अकबर और बीरबल की बातों का भी वर्णन आता है और बाद में है कैसे प्रकाश जाएंगे, इलाहाबाद में रखी गई थी। और हमने इसके बारे में बताया था कि अशोक के समय में इसको जो है वो अशोक के समय में इसके बारे में इसका उल्लेख पड़ा था। इसके अलावा जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति को अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा दिल्ली मंगवा लिया गया था और इलाहाबाद में रखा था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता है हरिशेन कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अश्वमेध यज्ञ जो है वो किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। अत्यधिक मात्रा में इनको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? सोना चांदी यहाँ से इनको प्राप्त हुआ था दोस्तों। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है सोने के सिक्के चलाए, तो स्वर्ण प्राप्त हुआ। तो इन्होंने कौन से सिक्के चलवाए? सोने के सिक्के। स्वर्ण प्राप्ति के बाद समुद्रगुप्त ने स्वर्ण सिक्के चलाए। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? स्वर्ण सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक हैं दोस्तों वो हैं कौन? समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट ये है कि जब सोने के सिक्के चलवाए हैं तो इन्होंने वहाँ उन सोने के सिक्कों में खुद की ही मूर्ति अंकित की है, वो भी वीणा बजाते हुए। तो वीणा बजाते हुए स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन पर अपनी ही मूर्ति अंकित की, स्वर्ण सिक्के चलाए। तो ये दोस्तों किसके वादक हैं? वीणा बजाने के। अब वीणा जो है, वीणा बजाने के वादक थे, यानी वीणा ये बजाते थे और सिक्के इन्होंने इसके चलवाए हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका एक छोटा सा टॉपिक समुद्रगुप्त का। दोबारा से रिकॉल करते हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये खुद को लिच्छवी के दोहित्र कहलाते हैं क्योंकि इनकी माता जो थी कुमार देवी थी। भारत का नेपोलियन को वी स्मिथ ने कहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने निम्न राज्यों को जीता था। आर्यवर्त राज्यों को जीता, आर्टविक राज्यों को जीता, दक्षिणावर्त राज्यों को जीता। सोना प्राप्त हुआ। सोने प्राप्ति के बाद वीणा बजाते हुए खुद की मूर्ति अंकित करवाई और सोने के सिक्के चलवाए हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिशेन नामक एक कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ये था आपका समुद्रगुप्त का टॉपिक दोस्तों। समुद्रगुप्त के बाद अगले जो राजा बनते हैं वो राजा है चंद्रगुप्त सेकंड। इससे पहले इनके पिता थे, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट थे और समुद्रगुप्त सेकंड जो समुद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम है दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड जो थे इनके ऊपर शकों ने आक्रमण किया, तो शकों को इन्होंने पराजित किया। इन्होंने कौन सी जाति को पराजित किया? शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की। सकारी की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की। इनके समय में कुषाणों ने भी आक्रमण किया, तो कुषाणों को पराजित करके इन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की और कुषाणों को पराजित करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इन चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित कहानी चलती है विक्रम बेताल की कहानी। दूसरी है सिंहासन बत्तीसी।
इन्होंने मोर की आकृति के सिक्के चलाए, मयूर की आकृति के, मयूर की आकृति के चांदी के सिक्के चलाए, मयूर की आकृति के चांदी के सिक्के चलवाए, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये किसके उपासक थे। तो मयूर जो है दोस्तों किसका, मयूर जो है वो किसका राजकीय चिन्ह होता है, तो मयूर जो है वो किस भगवान का है, यानी पक्षी है, तो किसका वाहन है, तो वो है कार्तिकेय का। तो ये किसके उपासक माने जाते हैं, कार्तिकेय के, कार्तिकेय के उपासक। और पीछे हमने पढ़ा था अभी, सोने के सिक्के चलवाए हैं इनके पिता समुद्रगुप्त ने। तो सोने के सिक्के जो इन्होंने चलाए थे वीणा बजाते हुए, वो गरुड़ की आकृति के चलवाए, गरुड़ की आकृति के। और गरुड़ जो है वो किसका वाहन है, तो विष्णु भगवान का। तो ये किसके उपासक थे, विष्णु जी के उपासक। इस प्रकार से उन्होंने मयूर की आकृति के चलवाए, तो वो गरुड़ के वो कार्तिकेय के उपासक, उन्हें गरुड़ की आकृति के चलवाए, तो ये विष्णु जी के उपासक। इनके दरबार में नवरत्न थे, तो 9 रत्नों से शामिल नवरत्न किनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आ गया, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम बेताल सिंहासन बत्तीसी या न्यायप्रिय जो राजा है वो किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, न्यायप्रिय राजा। न्यायिक बातें क्या करते थे। विक्रम बेताल की कहानी आपने कई बार देखा होगा कि बेताल नामक एक भूत होता है जिसको पकड़ने के लिए विक्रम जो है वो जाते हैं, और बाद में बेताल जो है इसको कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाते ही कहता है कि अगर आप इस कहानी का सही आंसर दे दोगे, मोटिव जो पूछता है लास्ट में, अगर आप इसका सही आंसर दे देते हो तो मैं आपको मैं जो है वापस उड़ करके उसी पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि आप सही आंसर नहीं देते हो तो मैं आपकी यहीं पर हत्या कर दूंगा। तो ये न्यायप्रिय राजा होते हैं, हमेशा सही आंसर देते हैं। बाद में जो है विक्रम के ऊपर दया आती है बेताल को, और बेताल कहता है कि तेरे को परेशान कर दिया मैंने 2-3 साल से, अब मैं तेरे को जा रिहा करता हूं और चल तेरे साथ चलता हूं तेरे महलों में, लेकिन तेरा गुरु जो है वो तेरे को ही मार करके अगला खुद राजा बनना चाहता है, इस वजह से उसकी कपटी जाल में मत फंसना। इस प्रकार से विक्रम बेताल की कहानी का उल्लेख मिलता है। सिंहासन 32 जो कहानी है इसमें 32 कहानियों का उल्लेख मिलता है। एक गडरिया जो होता है, वो गडरिया एक बार जब इस चंद्रगुप्त सेकंड की मृत्यु हुई, तो जब चंद्रगुप्त सेकंड को इसके राजगद्दी के साथ नीचे धरती में दफनाया गया था, उस पर एक बार एक गडरिया जो भेड़ वगैरह चराता है, ये गडरिया जो होता है उस पर जाकर के बैठ जाता है, तो उसके अंदर चंद्रगुप्त सेकंड की आत्मा आ जाती है, विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती है, और वो बिल्कुल न्यायप्रिय बातें करता है। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड करते थे वैसे न्यायप्रिय जो है, जितने भी न्यायिक जो भी मुद्दे आते थे सब में न्यायप्रिय बातें क्या करता था। इस बात से जनता इससे खुश होती है। तो 32 कहानियों का इसमें उल्लेख मिलता है। मयूर की आकृति के सोने के चांदी के सिक्के चलवाए, कार्तिकेय के उपासक माने जाते हैं। इनके दरबार में नवरत्न थे दोस्तों। अकबर के दरबार में नवरत्न आए हैं, और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न आए हैं। तो ये है वररुचि, वररुचि पहले नवरत्न है इनके, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, शंकु, वररुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, शंकु। उसके बाद है वराहमिहिर, 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 अमर सिंह, छपणक, घटकर पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नौवां नाम कालिदास, कालिदास।
तो इनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। आपके पेपर में नवरत्न का क्वेश्चन पूछता है। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न दोस्तों विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। ये इनके नाम है वररुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, शंकु, वराहमिहिर, अमर सिंह, छप्पड़क, घटक्रपर और कालिदास। तो इनके दरबार में कितने रत्न थे? नवरत्न थे। इसके अलावा इन्होंने वर्तमान का जो विक्रमी संवत है, इन्होंने विक्रमवी संवत चलवाया है। तो हिंदी महीना जो अपन उनका बोलते हैं वो कौन से संवत में चलता है? विक्रमवी संवत में चलता है। तो इनके द्वारा विक्रमवी संवत चलवाया गया। इसके दरबार में नवरत्न थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कालिदास। इसके अलावा और भी विद्वान अनेकों विद्वान थे। एक बार हम इनके कुछ कालिदास के ग्रंथ और पूछे जाते हैं पेपर में। तो कालिदास को देखते हैं। कालिदास, इन्हें भारतीय साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इनको, साहित्यिक दृष्टि की वजह से। और इनके द्वारा 7 ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। कितने ग्रंथ लिखे गए? 7 ग्रंथ। वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। ये तीनों दोस्तों इनके नाटक हैं। ये तीनों क्या है? नाटक। रघुवंश और एक है दोस्तों कुमार संभव। रघुवंश और एक है दोस्तों कुमार संभव। ये दोनों जो है ये महाकाव्य हैं दोस्तों, महाकाव्य। ये भी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। महाकाव्य कौन से हैं? नाटक में किसको ग्रहण किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है? चौथा है मेघदूतम और एक है दोस्तों ऋतुसंहार। ये दोस्तों दोनों जो हैं इनके खंड काव्य हैं, खंड काव्य। एक है महाकाव्य, एक है खंड काव्य और एक पॉइंट है दोस्तों नाटक। नाटक कितने लिखे कालिदास ने? 3। महाकाव्य कितने लिखे? 2। और खंड काव्य कितने लिखे हैं? 2 ही लिखे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला। ये आपने सुना होगा, भारत का प्रथम गंधर्व विवाह। 16 विवाह के 8 प्रकार आते हैं। 16 संस्कार है वैदिक सभ्यता में आते हैं दोस्तों। ये 8 प्रकारों में विवाह का एक प्रकार आता है। आपने सुना होगा गंधर्व विवाह। बिना माता पिता की अनुमति से शादी कर लेना या बिना माता पिता की अनुमति से शारीरिक संबंध बनाना, वो क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। भारत का पहला गंधर्व विवाह वो इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। किसका हुआ था? दुष्यंत और शकुंतला का। मेनका अप्सरा की एक लड़की होती है जिसका नाम होती है शकुंतला। शकुंतला किस प्रकार से इसका जन्म होता है और किस प्रकार से ये जो है कण्व ऋषि के आश्रम में इसका लालन पालन हुआ, वो सब कुछ इस ग्रंथ में आता है। स्टार्टिंग में क्या है कि जो शकुंतला जो है ये एक अप्सरा की लड़की है जिसका अप्सरा का नाम था मेनका अप्सरा। और मेनका जो अप्सरा थी वो अप्सरा जो है वो अप्सरा की लड़की है शकुंतला। ये शकुंतला की शादी दुष्यंत के साथ होती है, लेकिन होता है इनका गंधर्व विवाह। और इनके गंधर्व विवाह के बाद इस शकुंतला को लालन पालन करने वाला एक ऋषि होता है जिसका नाम था कण्व ऋषि। एक कण्व ऋषि जो होता है बाद में इसको शकुंतला के पास, दुष्यंत के पास भेजता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से, दुर्वासा ऋषि ने इसको एक श्राप दिया था। श्राप ये था दोस्तों कि इसको है ना जिसके यादों में खोई रहती है उसको भूल जाएगी। इसको ऐसा श्राप दिया गया था शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला ने दुर्वासा का अपमान किया था। शकुंतला जो है दुष्यंत जो शकुंतला को भूल जाता है और बाद में एक अंगूठी होती है जो
दुष्यंत देके गया शकुंतला को, उस जो अंगूठी जो है वो एक बार नदी में पानी में गिर गई और बाद में मछली के पेट में चली गई। और बाद में दुष्यंत को मछली के पेट से जब दुष्यंत को अंगूठी मिलती है मछुआरे की सहायता से, तो बाद में दुष्यंत को पता चलता है कि मेरी शादी शकुंतला के साथ हो चुकी है और मैंने उसका अपमान किया था। तो इन सब का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। विक्रम और उर्वशी, उर्वशी अप्सरा का विक्रम के साथ जो है वो प्यार संबंध इनका दिखाया गया है। और बाद में विक्रम का उर्वशी के लिए तड़पना, विरह व्यवस्था किसमें प्रयोग किया गया है। मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र एक राजा है जिसको एक गणिका मालविका से शादी होती है, प्रेम प्रसंग इसका उल्लेख इसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों दो ये महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। राजा रघु से लेकर के जो राम भगवान का जो वंश थे, तो राजा रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कुश और लव, इनका सबका उल्लेख जो है वो रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। भगवान श्री राम के द्वारा वनवास काट करके वापिस आना, वनवास काटना, लंका को जीत करके आना, अयोध्या में वापिस आना, वापिस आने के बाद जो माता सीता जो थी उसमें जो रामायण का उत्तरकांड है उसका भी उल्लेख मिलता है। माता सीता का वनवास में जाना, वहाँ कुश और लव का जन्म देना और वहाँ पर कुश और लव का जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वहाँ पर कुश और लव के द्वारा उनके घोड़े को रोकना, बाद में सीता माता को जो है धरती में समाहित हो जाना, इन सब का उल्लेख रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। राजा रघु से लेकर के और कुश तक का इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं कुमार संभव। कुमार संभव जो ग्रंथ है इसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म को आधार मान करके जो ग्रंथ लिखा गया है वो आता है दोस्तों कुमार संभव ग्रंथ महाकाव्य। इस कुमार संभव जो थे ये भगवान कार्तिकेय जो शिव भगवान के पुत्र शिव पार्वती के उनके पुत्र के ऊपर घटना बना करके महाकाव्य ग्रंथ लिखा है इनके द्वारा। महाकाव्य वो होता है जिसमें किसी देवता को राजा के रूप में देवता का जो उल्लेख आता है वो महाकाव्य कहलाता है। खंड काव्य का अर्थ होता है दोस्तों खंडों में भागों में विभाजित करके लिखना। एक है मेघदूत, मेघ बादलों को आधार मान करके बादलों को दूत बना करके जो संदेश भेजा गया था कि यक्ष के द्वारा उसकी पत्नी से विरह हो जाता है, माता पार्वती इसको श्राप देती है, इसको आदेश देती है, तो उस वजह से मेघ बादलों को दूत बना करके इसने संदेश भेजा था अपनी पत्नी के पास, उसका उल्लेख मिलता है मेघदूत ग्रंथ में। और 6 जो ऋतुएं होती है उन ऋतुओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋतु संहार ग्रंथ में। यह है कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा 7 ग्रंथ लिखे गए जिनमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और दोस्तों 2 खंड काव्य हैं। ये टॉपिक था अपना चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इन्होंने शकों को पराजित कर सकारी की उपाधि धारण की, कुषाणों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रम बेताल सिंहासन बत्तीसी ये इनकी कहानियों से संबंधित है। न्यायप्रिय राजा थे, चांदी के सिक्के चलवाते हैं, 9 रत्न थे, विक्रमी संवत चलवाया था। और इसके अलावा दोस्तों इनके दरबार में सबसे इंपॉर्टेंट जो कवि आते हैं वो कालिदास आते हैं। कालिदास के द्वारा 7 इसमें क्या लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इनके बाद जो राजा बने, इनके बाद इनके राजा बनते हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड। हमने पढ़ा है पीछे पहले जो राजा बने थे उन राजा का जो नाम आया था दोस्तों, पहले जो राजा बने वो राजा थे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त श्रीगुप्त बने, श्रीगुप्त के बाद राजा बनते हैं, श्रीगुप्त के बाद राजा बने घटोत्कच, घटोत्कच के बाद जो तीसरे राजा बनते हैं उनका नाम आया था समुद्रगुप्त। उसके बाद बने चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न बताए हैं। इनसे अलावा भी और भी विद्वान थे, एक बार विद्वानों को और देखते हैं। कालिदास है, कालिदास के अलावा और विद्वान एक हो कालिदास, दूसरा है दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र तो इनमें कहानियों के माध्यम से इन्होंने उपदेश दिए हैं, हितोपदेश, पंचतंत्र ये इनकी कहानियों के माध्यम से इन्होंने उपदेश दिए हैं। पाल काव्य, पाल काव्य ये इनके दरबार में एक कवि, इनके दरबार में थे विद्वान जिन्हें पशु चिकित्सा का पिता कहा जाता है, पशु चिकित्सक का पिता, पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता पाल काव्य को कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में सुश्रुत थे, सुश्रुत विद्वान। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में दोस्तों सुश्रुत विद्वान थे। सुश्रुत विद्वान को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का पिता, शल्य चिकित्सा का जनक। इसके अलावा
इसके अलावा पांचवा जो विद्वान है दोस्तों, जैसे वराहमिहिर, इन्हें खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है, खगोल शास्त्र का पिता। इसके अलावा धन्वंतरी, इन्हें आयुर्वेद विज्ञान का पिता कहते हैं। आप सोच सकते हो कितने विद्वानों का इन्होंने अपने निवास स्थान बना रखा था। आयुर्वेद विज्ञान का पिता धन्वंतरी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सातवां पॉइंट है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, विद्वानों में ही, अन्य विद्वानों पॉइंट में ही है। सातवां जो पॉइंट है वो है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में हुए आर्यभट्ट ने दोस्तों पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी, पंच सिद्धांतिका और 10 गीतिका, ये इनकी पुस्तक है। इनके द्वारा जीरो की खोज की गई, दशमलव पद्धति की खोज की गई, पाई की खोज की गई, भारत का प्रथम शून्य की खोज की गई, दशमलव पद्धति की खोज की गई, पाई की खोज की गई। भारत का प्रथम जो उपग्रह था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट इन्हीं के नाम से छोड़ा गया था। आर्यभट्ट इन्हीं के नाम से दोस्तों क्या किया गया था? छोड़ा गया था। तो ये सारे विद्वान जो है किसके दरबार में आ रहे हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। तो ये अपना हेडिंग यही था कि चंद्रगुप्त सेकंड के अन्य विद्वान। तो चंद्रगुप्त के विद्वान जिसमें से एक इंपॉर्टेंट आया था कालिदास। कालिदास के अलावा अपन ने पढ़ा है, पहला है दोस्तों कालिदास, उसके बाद विष्णु शर्मा, पाल काप्य, सुश्रुत, वराहमिहिर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नवरत्न जो थे वो है ही इस टॉपिक में। इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद, वो इनके बेटे राजा बने जिनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त दोस्तों, कुमारगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया गया। बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया गया था। यह दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक बार अपन चंद्रगुप्त सेकंड थे इनके बारे में एक चीज और देखिएगा। भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री, फर्स्ट चीनी यात्री चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे। भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री, उसने पुस्तक लिखी है फोक्यू की। तो कौन आया था? फाहियान। भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है दोस्तों? फाहियान। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। कौन सी पुस्तक लिख रहा है? फोक्यू की नामक पुस्तक लिखी है इसने। यहाँ पर फोक्यू की नामक पुस्तक लिखी किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। कौन आया था? फाहियान आया था इसके दरबार में। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है कुमारगुप्त के बाद आप छोटे छोटे राजवंश आएंगे, छोटे छोटे राजा बने। जैसे हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त पढ़ा है, इसके अलावा छोटे छोटे राजा बनेंगे। उनमें से एक राजा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भानुगुप्त। और भानुगुप्त के समय में एक अभिलेख लिखा गया था, उसका नाम था ऐहोल अभिलेख। दोस्तों इस ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम किसी महिला के सती होने की बात की जानकारी मिलती है। तो सती प्रथा का उल्लेख किससे संबंधित है? दोस्तों सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त का एक बेटा था जो राजा बना था भानुगुप्त से पहले, उसका नाम था दोस्तों स्कंदगुप्त के समय में दोस्तों एक हमने पहले पढ़ा था सुदर्शन झील। इसका एक क्वेश्चन समझिएगा। सुदर्शन झील का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य था।
सुदर्शन झील का निर्माता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण ये रुद्रदामन ने किया दोस्तों, रुद्रदामन। लेकिन इसका जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार ये किसके द्वारा करवाया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया दोस्तों, स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। कुमारगुप्त राजा बने, उसके बाद स्कंदगुप्त बने, उसके बाद है भानुगुप्त, और भानुगुप्त से संबंधित किसका उल्लेख मिलता है अपने को? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अंतिम जो शासक बने गुप्त वंश के अंतिम शासक दोस्तों, अंतिम जो शासक थे गुप्त वंश के, उनका नाम है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो विष्णुगुप्त जो है ये अंतिम शासक हैं गुप्त वंश के, और बाद में गुप्त वंश जो था ये समाप्त हो जाता है, और इसके बाद एक नया वंश आएगा, उसका नाम था गुप्तोत्तर वंश। एक बार दोस्तों इस गुप्त वंश को दोबारा से रिकॉल करते हैं। गुप्त वंश जो है ये इसकी स्थापना 240 बीसी में की गई, जो लगातार 350 बीसी 240 ईस्वी में की गई, जो लगातार 350 ईस्वी तक चला। 240 ईस्वी या 275 ईस्वी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पर श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की नींव रखी गई। महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, कुषाणों के सामंत होते हैं दोनों ही, घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों ही कुषाणों के सामंत थे। महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बने। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम आता है दोस्तों समुद्रगुप्त। इन्हें वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन का इन क्षेत्रों को जीता था। अश्वमेध यज्ञ किया। हरिसेन नामक कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। वीणा बजाते हुए सोने के इन्होंने सिक्के चलाए थे खुद की मुद्रा में। चंद्रगुप्त सेकंड अगले राजा बने। सकारी की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। 9 रत्न थे। इनके अलावा इनके दरबार में प्रथम चीनी यात्री आया जिसका नाम था फाइयान, जो फोक्यू की नामक पुस्तक लिखता है। विक्रमी संवत चलवाया था। कालिदास जो इनके प्रथम जो विद्वान है वो है। इनके अलावा विष्णु शर्मा है, पालकाप्य है, सुश्रुत है, वराहमिहिर है, धन्वंतरी है, आर्यभट्ट है, और कालिदास के द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ आते हैं दोस्तों। इनके बाद राजा बने कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद राजा बने स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो राजा बनते हैं तो सुदर्शन झील का निर्माण जो स्टार्टिंग में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, गुजरात में स्थित है ये। पुनर्निर्माण जो निर्माण है दोस्तों इसका वो किया था रुद्रदामन के द्वारा। जीर्णोद्धार जो इसका स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। भानुगुप्त जो है दोस्तों इनका ऐहोल अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख, ऐहोल अभिलेख मिलता है किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों। और इसमें ये जानकारी मिलती है सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है दोस्तों कौन से में मिलता है? सती प्रथा का जो उल्लेख है दोस्तों इसमें मिलता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इनसे संबंधित गुप्त काल से संबंधित कुछ मंदिर, गुप्त काल से संबंधित मंदिर अनेकों बार पेपर में दोस्तों एक क्वेश्चंस आते हैं। गुप्त काल से संबंधित मंदिर तो कौन कौन से हैं गुप्त काल संबंधित मंदिर? पहले हम बात करते हैं यूपी के। तो यूपी में दोस्तों एक मंदिर है जो है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर यूपी में है दोस्तों ये। इसके अलावा भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर, अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस वंश से संबंधित है या इन मंदिरों का निर्माण किस वंश से है? भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर ये भी यूपी में ही है दोस्तों। इसके अलावा नाचना कुठारा का मंदिर, नाचना कुठारा का मंदिर मध्य प्रदेश। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, नाचना कुठारा का मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, नागौद का शिव मंदिर ये भी एमपी में ही। नागौद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। एक है विष्णु जी का तीगवा का विष्णु मंदिर और एरण का विष्णु मंदिर।
तिगवा, यह स्थान, ये मंदिर के इस नाम जहाँ पर है दोस्तों वो है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में। और एक लास्ट है इसमें, ये अपन ने 2 स्टार्टिंग वाले यूपी के पढ़े हैं और बाकी जो आते हैं वो सारे मध्य प्रदेश में। एरण का विष्णु मंदिर, ये भी दोस्तों एमपी में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर। शिव जी का मंदिर है नागोद का और भूमरा का, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। विष्णु जी का तिगवा का मंदिर, एरण का विष्णु जी का मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार विष्णु मंदिर है दोस्तों, ये विष्णु भगवान के 10 अवतार इसमें दिखाए गए हैं। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों गुप्त काल, और गुप्त काल से संबंधित कुछ मंदिर आए हैं। गुप्त काल में जो भूमिकर होता था वो 1/6 होता था, तो भूमिकर कितना लिया जाता था 1/6। गुप्त काल में भूमिकर होता था दोस्तों 1/6। इस प्रकार से राज व्यवस्था टॉपिक है इनका गुप्त वंश का। उम्मीद है दोस्तों आपको गुप्त वंश टॉपिक जो कंप्लीट समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है गुप्त वंश का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से विक्रमादित्य किसको कहा जाता है, संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, नवरत्न किसके दरबार में थे, या अन्य जो विद्वान थे उनके संबंधित इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको टॉपिक कंप्लीट समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था आपका गुप्त वंश का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।